मुख्य एजेंडा आपको बता दूं, खींचा जी ने मेरे को एक शेर भेजा था, जो चट्टानों से न टकराए वो झरना किस काम का, जो सरकार के से न टकराए वो नेता किस काम का। उसी मुद्दे को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। सुधीर शर्मा जी हमारे आपके मेहमान हैं, मुख्य वक्ता हैं। मुझे आपसे पहले 7 मिनटों में 10 मिनटों में जो कल राहुल गांधी जी वहां गए हैं संसद भवन ट्रैक्टर लेकर किसानों के हित के लिए, उसके बाद जो जसूसी कांड हुआ है, या पिछले दिनों में सीएम सिटी स्मार्ट सिटी पानी में पूरी तरह तर्ज पर हो गई थी बरसात में, इन 3 मुद्दों में अपनी बात कहने के बाद आपके तीखे सवालों के जवाब देंगे। तीखे सवाल इसलिए कि मेरे को कुछ पत्रकारों ने बोला था प्रदीप जी को तीखे सवाल करना चाहते हैं, मैं ये तैयार हैं हाथ का जवाब देने के लिए, आपके तीखे सवालों को जवाब देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ के बेनती, थोड़ा सा चाय का प्रबंध पीछे किया हुआ है, कोई भी पत्रकार बिना चाय पिए ना जाए, मेरा प्यार की वजह से चाय पी के जाए। और मानव सेवा संघ ने खाना भी लगा दिया है, जो खाना खाना चाहे वो खाना खाए, लेकिन चाय जरूर पी के जाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं करनाल के मानव सेवा संघ से, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे कुलदीप शर्मा और करनाल से चुनाव लड़े त्रिलोचन सिंह आज मीडिया से रूबरू हो रहे सवालों के जवाब देंगे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को खबर के साथ जरूर शेयर करें। पहला सवाल है कि आप देरी से आए, क्या बात होगी? आधा घंटा 11:30 बजे। हाँ जी, 12 बजे। कोई सवाल नहीं है सर, इतनी मेरा और आपका प्यार है कि हम एक दूसरे का इंतजार कर सकते हैं। सवाल पूछो। आज का मुद्दा क्या है सर, किस लिए प्रेस वार्ता करनी जरूरी समझिए आप? देखिए, देश की राजनीति, देश का लोकतंत्र, देश की राजनीति, देश का लोकतंत्र आवाज चेक करिए, मेरे में आ रही है। एक बड़े गंभीर चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद जो स्वतंत्रता हमने हासिल की, आज उस पर खतरा और खतरे के बादल बन। सारी दुनिया को आज पता है कि इजरायली कंपनी पेगासस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ जिसको कंडक्ट करती है, उसका इस्तेमाल भारत में हुआ है। पिछले 5 दिन से संसद चल नहीं रही। विपक्ष का आरोप और आक्रोश इस बात पर है कि प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री ने अभी तक पेगासस के बारे में कोई बयान तक नहीं दिया है। क्या था ये पेगासस? ये एक ऐसा यंत्र था जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि स्नूपिंग या जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है। और 313 ऐसे आदमी इस देश में छांटे गए, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोग और राजनीतिक और आपकी खुद की संस्था से जुड़े हुए पत्रकारों के फोन टैप किए। सरकार इस बात की जवाब देने की भी परिस्थिति में नहीं है कि उन्होंने पेगासस खरीदा था या नहीं खरीदा। इजराइल, जहां ये पेगासस बनता है, जहां की वो एनएसओ है, उन्होंने इंक्वायरी लॉन्च कर दी। जैसे राफेल के ऊपर हिंदुस्तान ने तो कोई इंक्वायरी नहीं, लेकिन राफेल की गड़बड़ी के ऊपर फ्रांस की अदालत में इंक्वायरी लॉन्च हो। तो ये देश जानना चाहता है, आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं।
कि इस देश के अंदर स्नूपिंग टेररिस्ट की हो कोई बात नहीं, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हो कोई बात नहीं, होनी भी चाहिए। देश में टेररिज्म से भी खतरा है, एंटी नेशनल लोगों से भी खतरा है, इसमें कोई बात नहीं, इस पर कोई लड़ाई नहीं। लेकिन राजनीतिक व्यक्तियों को, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, पत्रकारों को, पॉलिटिकल आदमियों का फोन और सरकारें फोन टैप करके गिराई जाए, इस पर हमें सख्त नाराजगी है। हम सच जानना चाहते हैं कि आपने किस किस का फोन टैप किया, लेकिन सरकार तो ऐसी परिस्थिति में है कि ये भी कहने के लायक नहीं रही कि हमने पेगासस खरीदा है या नहीं खरीदा। कम से कम ये तो कहने खरीदा या नहीं खरीदा। अगर खरीदा है तो किस पर इस्तेमाल किया गया, ये पूछने का हक लोकतंत्र में है। इसी बात पर संसद में गतिरोध चल रहा है। दूसरी परिस्थिति किसानों की है। समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि 9वां महीना चल रहा है किसानों के एजिटेशन में, ना तो सरकार अपनी बात उनको समझा पाई है और ना सरकार ने किसानों की बात समझने की कोशिश की, जिसकी वजह से एक और गतिरोध देश में। दिल्ली की, इस देश की राजधानी की सीमाओं पर किसान दरवाजे खटखटा रहे हैं केंद्रीय सरकार के, परंतु कोई जवाब नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं। कहते तैयार हैं तो बुलाओ। देश के अन्नदाता के ऊपर अब 2022 आ रहा है, 4 महीने बाकी हैं, 2022 भी आ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने सन 2015 में यह कहा था कि 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दुगनी कर दें। कहा था कि नहीं कर। किसानों की आमदनी दुगनी नहीं, दुगना क्या हो? दुगना हो गया पेट्रोल का भाव, दुगना हो गया डीजल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला किसान, डीजल का भाव, दुगना हो गया हर घर में जो देश में 53 करोड़ गैस कनेक्शंस हैं, वो सिलेंडर जो 400 रुपए से कम भाव का कांग्रेस की सरकार में मिलता था सब्सिडी समेत, वो आज 800 रुपए से ऊपर चला गया, दुगने हो गए। बाकी जो दालें हैं, तेल है, खाने का तेल है, क्या उसके भाव दुगने नहीं हो गए? 200 रुपए से ऊपर की बोतल, हर चीज का भाव बढ़ गया, दुगना हो गया। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, कुछ तो दुगना किया। लेकिन किसान जो सरकार के सामने हाथ फैलाए बैठा है, उसकी आमदनी दुगनी नहीं। दो करोड़ नौकरियों का वादा। अब हरियाणा सरकार की बात ले लो, देखिए मुख्यमंत्री जी से लोगों का संपर्क हो जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने एक अपना प्रतिनिधि यहां बिठा दिया। ठीक है, मुख्यमंत्री के पास व्यस्तताएं होती है, सारा प्रदेश देखना होता है, लेकिन जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री होने का गौरव प्रदान किया है, क्या उन लोगों को हक नहीं? ये स्मार्ट सिटी बना के डिक्लेयर कर दिया। अब आप बताएं इसमें क्या स्मार्ट हो गया? हाउ इट इज ए स्मार्ट सिटी? सड़कों पर, गलियों में, नालियों में जल भराव, एक बारिश से सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की पोल खुल जाती है।
शहर डूब जाता है। मेन और स्टॉर्म वाटर्स के मैनेजमेंट, ये स्मार्ट सिटी का हाल है जिसको 6 साल पहले स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया, जहां पर अब ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च हो चुका है इसको स्मार्ट बनाने में। वो खर्च कहां हुआ है, किस चीज पर हुआ है, वो नजर भी तो आना चाहिए। वो नजर नहीं आता। ऐसे परिप्रेक्ष्य में मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन से जानना चाहता हूं, प्रशासन से, जो लोग सरकार चला रहे हैं उनसे जानना चाहता हूं कि मेरी चुनौती है कि आओ किसी पटल पर बहस करें करनाल की डेवलपमेंट पर, करनाल के स्मार्ट सिटीज पर। अगर आप बहस नहीं करना चाहते, मुझे पता आप में साहस नहीं है, आप जनता को फेस कर नहीं सकते, तो मेरा निवेदन है श्वेत पत्र जारी कर दो। हमने ये कर दिया, स्मार्ट सिटी में 800,000 करोड़ रुपए यहां खर्च हो गया, ठीक है, दिखाओ। ये सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं। व्यापार धीमा है। सरदार मनमोहन सिंह ने कहा है देश की अर्थव्यवस्था का 1991 वाला हाल हो जाने वाला है, उससे बुरा हो जाने वाला है। दुकानदार भाइयों से पूछिए, व्यापारियों से पूछिए, नौजवानों का भी, जिनको 2 करोड़ नौकरियां हर साल की बात की गई थी, उनसे पूछ लीजिए वे कितनी माइनस में। मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष की बहस चल रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर चल रही, अखबारी माध्यम से चल रही। हमने कहा है मुख्यमंत्री जी आप बहुत बड़े आदमी है, कुलदीप शर्मा बहुत छोटा आदमी है। हालांकि विधानसभा में जब मैं स्पीकर था तो मुख्यमंत्री मुझे सर कहता, इतना छोटा आदमी। मैं ऐसे पद पर बैठा हूं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से 12 फुट ऊपर। लेकिन चलो मुख्यमंत्री बहुत बड़े आदमी है, हमारे से हम छोटे आदमी हैं। आप किसी प्रतिनिधि को भेज दीजिए, हमारे से बहस कर लें। आपके पास तो टाइम नहीं है करनाल के लिए। एक और, दिल्ली के भागो छीका टूट गया, पुलवामा काम आ गया, यहां पर मेंबर पार्लियामेंट बन गए। जो म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं बने वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए। वो कहां है? करनाल वो मेंबर पार्लियामेंट की सीट हुई है जहां से पंडित भगवत्याल और पंडित चंद्रलाल सुभद्रा जोशी जैसे व्यक्तित्व के मालिक सांसद रहे। अब है कोई व्यक्तित्व? सांसद नकारत है, एब्सेंट। और नहीं तो फिर माननीय सांसद महोदय को बहस के लिए ड्यूटी लगा दीजिए, कम से कम इन कांग्रेसियों का मुंह बंद कराइए, इससे जाके बहस कराइए। आओ सांसद महोदय आप आ जाओ। थोड़े दिन 14 सेक्टर के कृष्ण मंदिर में दरबार लगाया था, वो कब्जे की जमीन पर कब्जा किया। वहां बीजेपी का दफ्तर खोल दिया था, कृष्ण मंदिर के अंदर बीजेपी का दफ्तर। वहां बैठकर मीटिंग हो रही। मैंने कहा इतने नजदीक भगवान के ना जाओ, क्योंकि सच्चाई पता है भगवान को। फिर वहां से भी अपना टाना टीरा कहते हैं हमारी देसी भाषा में, उठा के भागे। अब कहां हैं? अगर करनाल के आप 50 पत्रकार महोदय बैठे हैं, अगर आपको सांसद से मिलना तो बोलो कहां मिले, बताओ। उनका दृष्टिकोण ही नहीं, सोच ही नहीं, वो स्तर ही नहीं।
पार्लियामेंट्री डिबेट्स में जाओ, पार्लियामेंट में करनाल की आवाज, करनाल के लोगों की आवाज करो, हरियाणा की आवाज पैदा करो। कभी सुना है? कभी सुना है क्या कि करनाल के मेंबर पार्लियामेंट ने देश की संसद के अंदर करनाल की और हरियाणा की आवाज उठाई? हाँ, जब गाली देनी हो तो वो करनाल आते हैं। फिर उनसे कहा भी आपने गाली दिया, माफी मांग लो। तो कहते हैं गाली मैंने रोज देनी, रोज कौन माफी मांगे? कहता 5 साल में गाली दे दूं, इकट्ठी मांग लूंगा। जब लोग नमस्ते करेंगे 5 साल बाद, तब कहता मैं माफी मांग लूं। इतना तो मन तो रोज देंगे, रोज कौन, रोज कैसे मेंबर पार्लियामेंट मांगू? क्योंकि उसकी एजुकेशन नहीं है, उसका कोई राजनीतिक सोच नहीं है, उसका कोई राजनीतिक स्तर नहीं है कि इस प्रकार की गाली वाली भाषा को इस्तेमाल करते हैं। खैर उनको मुबारक हो। जो गाली करनाल के सांसद ने कांग्रेस के लोगों को अपने सम्मोहन करने वाले संभाषण में दिए, तो हम स्वीकार नहीं करते हैं। मान लिया गुरु नानक जी से पूछा था, महात्मा बुद्ध से कि अगर तुम कोई गाली दे क्या को कहता मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो कहां जाएगी वो गाली? वही जाएगी जिसने दी। तो जिसने ये गाली दी, ये गाली उन्हीं के ऊपर गई है, कांग्रेस ने तो स्वीकार किया। हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गंभीर चुनौतियां हैं हरियाणा के सामने। हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के लिए कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेकर आता। करनाल का हवाई अड्डा बनना था, विसार का बन रहा है, कभी कहीं बन रहा है, कभी कहीं बन रहा है। रोज अखबारों में बयान आते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो इनको अफसर पढ़ा देते हैं। मेरा सीधा इशारा है अफसरशाही उन पर हावी है। जो इनको पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, वो बोलते हैं। और जब अपनी सोच से बोलते हैं तो उसका एक उदाहरण ये है कि अगर वो बाजार से गुजर रहे हो और अमरूद की रेडी देख लें, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बयान देंगे कि आगे से हम अमरूद लगाएंगे। उनकी ऐसी पता नहीं, भाग्य की बात। अभी एक चंडीगढ़ हमारा सभा था कि सीएमओ को एक पियानो एजेंसी का संचालक चला रहा है, जो मीडिया एडवाइस है। तो आप तो वही बात रिपीट कर रहे हो जो मैंने कही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पैरों नहीं चल रहे हैं, अफसरशाही के पैरों चल रहे हैं। सर, जो बात आपको पता है, पब्लिक को पता है, सीएम साहब को नहीं पता, ऐसा क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने कभी सामान्य जनमानस से न तो उनका आदर किया, न ही उनके बीच में जाने की कोशिश। सीएम और लोगों के बीच में आयरन कर्टन है, आयरन कर्टन, जिसकी वजह से वो उस कर्टन के पल्ली तरफ नहीं देख पाते और अधिकारी उनको चारों तरफ से घेर कर रखते हैं ताकि सामान्य जनता की आवाज उन तक ना पहुंचे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अनभिज्ञ। जिस दिन सर करनाल पानी में डूब रहा था, उस दिन सीएम साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि दिल्ली अगर नहीं संभल रहा तो हम संभाल लेते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, केजरीवाल जी को बोला था। मुझे लगता है कि जितनी क्षमताएं माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी में दिल्ली संभालने की, पंजाब संभालने की, एक दिन ऐसा आएगा कि माननीय श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी को हटाकर, नरेंद्र मोदी को हटाकर माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की इस धरती में पैदा हुआ ये महान व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद पर समझकर देश को संभाले। दिल्ली की तो बात छोड़िए, उनमें क्षमता है कि वो देश को संभाल सकते।
सर, जब फोन टैपिंग का मामला या इस पर कोई सवाल बीजेपी से पूछा जाता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस अपने गिरबान में झांके, क्योंकि फोन टैपिंग के आरोप तो उनकी सरकार में भी लगे हैं, बड़े बड़े मंत्रियों के फोन टैपिंग पे। एक चोर पकड़ा गया, पुलिस ने कहा भी रंगे हाथों पकड़ा गया, तो उसने कहा भी चोरी तो रोज हो रही है शहर में, पकड़ा तो नहीं गया हूं, इसलिए मुझे छोड़ दी। जो पकड़ा गया है रंगे हाथों, वो कह रहा मुझे छोड़ दीजिए, चोरी तो शहर में रोज हो रही है। ये तर्क है। संसद के समीप ट्रैक्टर ले जाने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी के खिलाफ ट्रैक्टर या किसान, ये सिंबॉलिक बातें होती हैं। देखिए क्या है, जिस व्यक्ति का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने राजनीति के मापदंड और स्टैंडर्ड्स रखे। जब देश में पेट्रोल के भाव बढ़े तो बैलगाड़ी पर बैठकर संसद गए थे कि नहीं गए? जब आलू प्याज के भाव बढ़े तो उन्होंने आलू प्याज की माला पहनी। ये संकेत हुआ करता है, सांकेतिक हुआ करता है लोकतंत्र। संसद में तो बोल नहीं सकते, वहां तो समय मिलता नहीं है, संसद चल रही है। तो अगर किसान की आवाज में आवाज मिलाने के लिए राहुल गांधी ने कदम उठाया है, सराहनीय है। एक केस तो क्या, एक काम करो, राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए उनको परमानेंटली तिहाड़ जेल जो है आप भेज दो, लेकिन राहुल गांधी किसानों की आवाज फिर भी उठाएंगे, लोगों की आवाज फिर भी उठाएंगे। बीजेपी हरियाणा लंबी छुट्टी में चले गए और नया डीजीपी लगाने की तैयारी हो रही है, मामला क्या चल रही है? देखिए, जो डीजीपी हरियाणा के लंबी छुट्टी को चले गए, मनोज यादव वाला जो विवाद चल रहा है, उन्होंने आईबी में जाने के लिए खत भी लिखा था, तो फिलहाल मनोज यादव छुट्टी पर चले गए हैं और मोहम्मद अख्तर को गिरफ्तार। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला सरकार इसके हक में लेती है, इसको डीजीपी बनाती है। ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। शर्मा जी, किसानों के खिलाफ देश में भी मामले दर्ज हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि अन्नदाता है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी के ऊपर तोड़ करने के मामले में 100 किसानों के देशद्रोह के मामले दर्ज है। क्या ये सरकार का इससे क्या समझते हैं कि सरकार क्या करती है? देखिए, विपक्ष की किसानों की विरोध की आवाज को दबाने के लिए सरकार ने सेक्शन 124A का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जमानत देते वक्त जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस पालियस मारीमान और फुल बेंच ने कि ये कानून तो 75 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए। तो सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर रही है और इसी वजह से सिरसा के माननीय सचिव ने सरकार की फाइल को उठा के फेंक दिया उन लोगों को। करनाल में सर जितने करनाल में जो घपले घोटाले हो रहे हैं, उस पर जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री जी आए थे प्रेम प्लाजा में सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि हर काम तय मापदंड से हो रहा है, यानी सिरे से नकार दिया हर खबर को जो चलती है। देखिए भाई, मैं आप छापेंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ छाप देना चल रही है सर, ये तो चल रही है। देखिए, जो कुछ भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो उनकी मेहरबानी से हो रहा है, उनके संज्ञान में है ही, उनकी मेहरबानी से, छत्र छाया उनके आशीर्वाद से। शर्मा जी, आप कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रही है, ऐसी खबर आई है रात को, देर रात को पता लगा कि आप हरियाणा के। ये सुखीजा के पास देर रात को जो खबरें आती हैं। शर्मा जी, क्या सच्चाई है इसमें? शर्मा जी, क्या सच्चाई है इसमें? काफी विधायक लालमत इकट्ठे हुए थे, मिलके भी आए थे, इस तरीके की चर्चाएं थी। क्या आप खुश हैं कुमारी शैलजा के काम से? क्या ये ठीक नहीं है कि 31 में से 26 विधायक पेगासस के मामले में जब चंडीगढ़ का प्रदर्शन हुआ तो 26 के 26 उनके नेतृत्व में, जो 5 नहीं थे, आप
26 व्यक्ति वहां पहुंचे और 5 जो नहीं पहुंचे उनके रीजंस थे, उन्होंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष को इन्फॉर्म किया। हो सकता है जैसे मैं पहाड़ों में गया हूं और सही लौटा हूं, तो ऐसे उस अनुपस्थिति को नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस एक है और जब सरकार के खिलाफ आग होता है तो सारी कांग्रेस इकट्ठी होकर लड़ती है। ताकि आपको थोड़ा सा खुश करने के लिए मैं कहूँ कि जो आप इनसे कहलवाना चाहते हैं वो मैं कह देता हूँ कि सत्ता का संघर्ष हर जगह है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई और पार्टी। सत्ता के संघर्ष में दल टूटते हैं, विभाजन होते हैं, लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा के साथ इट्स एन आइडियोलॉजी। हम बात करते हैं कोई भी पार्टी है उसकी जो रीढ़ होती है वो संगठन होता है। पिछले 7 साल से संगठन को मजबूत